हेलो बच्चों, इस2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन। जो आपके पास ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी हम लोग को ऑक्सीजन के साथ पढ़नी है। तो जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप के हैं वो सब के सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। इस ग्रुप के साथ, इस ग्रुप में जो भी आपको एलिमेंट हैं, चाहे कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, टीन हो और लेड हो, ये सब के सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये जो ऑक्साइड होते हैं वो दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। एक होता है मोनो ऑक्साइड और एक होता है डाई ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड में जैसे कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, टीन डाई ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड। ये इतनी टाइप के ऑक्साइड हम लोग को मिल जाते हैं। इन सभी ऑक्साइड में जो आपका SiO2 है बेटा, ये SiO2 केवल हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आप इसको लो टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करोगे ये तुरंत सिलिकॉन के साथ वापस से रिएक्शन करके डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसका वापस से यहां पर वापस से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और यहां पर ये SiO2 का वापस से फॉर्मेशन कर लेता है। तो इन सभी ऑक्साइड में जो आपका सिलिकॉन मोनो ऑक्साइड है वो केवल हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर पे वो डाई ऑक्साइड हो जाता है। इनके नेचर की बात करें तो जो कार्बन डाई ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है और SiO2 जो है और जर्मेनियम की जो ऑक्साइड्स हैं ये जो हैं वो एसिडिक होते हैं। बाकी जो है ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल होता है। आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्रुप में एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2, जर्मेनियम ऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड। इन ऑक्साइड्स में ये जो हैं ये ऑक्साइड आपके एसिडिक ऑक्साइड हैं। अगर हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें तो यहां पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आपको मिल जाएंगे SnO2 और टीन ऑक्साइड और टीन डाइऑक्साइड। न्यूट्रल की बात करें तो इस पूरे ऑक्साइड्स में केवल एक न्यूट्रल ऑक्साइड है और वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा सब चीज भूल जाएं लेकिन इनको याद रखें कि कौन से ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं, कौन से आपको एम्फोटेरिक होते हैं और कौन सा न्यूट्रल होता है। इन सभी ऑक्साइड्स के अलावा यहां पर लेड एक स्पेशल टाइप का ऑक्साइड बनाता है। इन सभी ऑक्साइड के अलावा यहां पर हमारा लेड एक अलग टाइप का ऑक्साइड बनाता है। जहां पर लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और Pb3O4 बनाता है। ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड, या इसको रेड लेड भी बोलते हैं और इसको सिंदूर भी बोलते हैं, सिंदूर, या इसको रेड लेड भी बोलते हैं।
इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ इसका इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ये हम बता रहे हैं आपको सिंदूर कुछ इस टाइप का यहां पर इनका स्ट्रक्चर होता है। किसका? Pb3O4 का। तो ये रहा इनके ऑक्साइड्स के बारे में। इनके जो ऑक्साइड्स हैं यहां पर जैसे हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि ये सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। आप ZnO के साथ रिएक्शन करवा लीजिए सर। किसका रिएक्शन करवाइए? कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये इनको रिड्यूस करके CO बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां से ये रिलीज कर देगा। इसी तरह से जो ये PbO2 है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप इनको रिएक्शन करवा लीजिए किसी के साथ, मान लेते हैं हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो यहां से ये PbO बन के यहां से MgO बना लेगा। तो यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और PbO2 लेड डाइऑक्साइड जो है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सारी बातें रही हमारे ऑक्साइड्स के बारे में। इनके ऑक्साइड का बिहेवियर कैसे पता चला कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है। तो यहां पे अगर आप CO2 को रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ, तो यहां पर ये इनके साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम कार्बोनेट बनाकर यहां से वाटर रिलीज कर देगा। अगर इसी तरह से आपको एम्फोटेरिक नेचर देखना है तो आप SnO2 को रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ। यहां से आपको मिल जाएगा Na2SnO2 प्लस यहां से निकल जाएगा वाटर। और साथ में अगर आप SnO2 को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से ये बन जाएगा SnCl4 और साथ में निकल जाएगा वाटर। रिएक्शन वगैरह बैलेंस आपको खुद से करना होगा। तो यहां पे हम आपको एम्फोटेरिक नेचर दिखाएं जहां पर ये कंपाउंड बेस से भी रिएक्शन करता है और एसिड से भी रिएक्शन करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे ऑक्साइड्स की। ग्रुप 14 की जो ऑक्साइड हैं उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। अगर हम लोग इस ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी की बात करें और खासकर अगर हम वाटर की बात करें तो जो शुरू के जो 3 मेंबर हैं वो बिल्कुल इनर्ट हैं। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बिल्कुल इनर्ट हैं। वो किसी भी फॉर्म में वाटर से रिएक्शन करना नहीं चाहते हैं। कोल्ड हो, हॉट हो, स्टीम हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो हमेशा वाटर से दूर भागते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। मिला जुलाकर इस ग्रुप में जो टीन है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। टीन जो है वो कोल्ड हॉट वाटर के साथ स्टीम रिएक्शन तो नहीं करता, लेकिन सुपर हीटेड स्टीम जो होता है लगभग 473 केल्विन के आसपास, वहां पर ये वाटर से रिएक्शन करता है और वाटर से रिएक्शन करके टीन ऑक्साइड बनाकर हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व कर देता है। इस ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है लेड, जो लेड है ये वाटर के साथ रिएक्शन के लिए आगे तो आता है, वो रिएक्शन तो करना चाहता है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन करता है अपने ऊपर एक लेड ऑक्साइड का फिल्म बना लेता है, जिसके कारण से ये फर्दर जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो ओवरऑल रिएक्टिविटी में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी वाटर के साथ रिएक्टिविटी में, इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। टीन वाटर से रिएक्शन करता है। लेड रिएक्शन करके अपनी सरफेस पर वन टाइम रिएक्शन करके अपनी सरफेस पे एक पॉजिटिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, जिससे कि ये फर्दर रिएक्शन में आगे न जाए। इसमें जो काम कीजिए लगे आप उसको नोट कर लें।
आप इसको नोट कर लिए होंगे। हाइड्रोजन से इस ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी हम लोग को पढ़नी है। जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी हम लोग की पढ़नी है, तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, दो टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, एक डाई और एक टेट्रा। डाई हैलाइड्स भी मैं रुक के थोड़ा पढ़ाता हूं, पहले हम लोग टेट्रा हैलाइड्स पढ़ते हैं। तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड आते हैं, ये सब हाइड्रोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्शन करते हैं, और ये सभी हाइड्रोजन से रिएक्शन करके टेट्रा हैलाइड्स बनाते हैं। ये सभी यहां पर रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके टेट्रा हैलाइड्स का फॉर्मेशन यहां पर करते हैं। यहां पर जितने भी हैलाइड्स हैं वहां पे सभी में 4 सिंगल बॉन्ड है, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग रिएक्टिविटी या तो स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह की बात करें, तो इस ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर जितनी साइज बढ़ती जाती है, स्टेबिलिटी भी उसी हिसाब से घटती जाती है। हाइड्रोजन की साइज आप बढ़ाते चलो और मेटल्स एलिमेंट्स की भी साइज आप बढ़ाते चलो, तो आपकी जो स्टेबिलिटी होगी देखेंगे वो डिक्रीज करती जाएगी। जैसे कि लेड क्लोराइड जो है वो हम लोग को स्टेबल फॉर्म में मिलता है, लेकिन अगर हम लोग लेड ब्रोमाइड की बात करें तो ये स्टेबल नहीं मिलता, और जो लेड आयोडाइज है वो तो मिलता ही नहीं है। लेड आयोडाइज क्यों नहीं मिलता, उसके लिए कई किताबों में अलग अलग मामले हैं। हम लोग कुल ओवरऑल असेंबल करके पढ़ेंगे, तो ओवरऑल असेंबल करके पता चलता है कि जो लेड है यहां पर Pb4 के फॉर्म में मौजूद है। Pb4 जो है तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम लोग को पता है ये स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेबल होने के लिए अपने आप को यहाँ पर रिड्यूस करेगा और Pb2+ जाना चाहेगा, तो अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो Pb4+ जो है वो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका उल्टा अगर हम लोग I- की बात करें तो ये बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से लेड आयोडाइज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। थोड़ा और आगे काम की अगर हम बात करें तो अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हमारे पास लेड है, तो ये आयोडीन, यहां पर आयोडीन, यहां आयोडीन, यहां आयोडीन होगा। यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस ग्रुप में, तो अगर हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम लोग यहां बात कर रहे हैं तो लेड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और Np2 होगा। तो NH2 Np2 है, तो यहां पर ये इनके पास 2 ही वैकेंट ऑर्बिटल हैं सर, यही 2 वैकेंट ऑर्बिटल वो दे सकता है केमिकल बॉन्डिंग के लिए, लेकिन यहां तो वैलेंसी 4 है, यानी कुछ एनर्जी आप दोगे ना सर, कुछ एनर्जी दोगे तभी तो ये NS2 का इलेक्ट्रॉन Np2 में जाएगा, तभी तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। यहां पर पाया ये जाता है जितनी एनर्जी हम इन्वेस्ट करते हैं, यहां से NH2 का इलेक्ट्रॉन Np2 में जाने के लिए यहां पर जितनी एनर्जी हम लोग खर्च करते हैं NH2 का इलेक्ट्रॉन Np2 में चला जाए, उससे कम एनर्जी हम लोग को मिलती है जब लेड और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनता है। अब मामला यह है कि हम लोग देते ज्यादा है मिलता कम है, तो इसीलिए ये भी स्टेबल, ये कंपाउंड स्टेबल हो ही नहीं पाता, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अब क्या है कि इन सभी के अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी जो है इनकी डिक्रीज करती है। नेचर की बात करें तो यहां पर लगभग जो होते हैं टेट्राहेलाइड्स जो होते हैं वो आपके कोवेलेंट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, जिसमें आयनिक में आपको SnCl4 हो गया,
PbCl4 हो गया। यानी कि आपको मैक्सिमम जो हैलाइड्स मिलेंगे, हाइड्रोजन कंपाउंड मिलेंगे टेट्रा वाले, वो सब के सब लगभग जो होगा वो आपके कोवेलेंट रहेंगे। कुछ कंपाउंड जो रहेंगे यानी डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। यानी ये नहीं याद करेंगे कि टोटल कोवेलेंट होते हैं, ऐसा नहीं, मैक्सिमम कोवेलेंट होते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। तो ये रहा इनके हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात करें, हाइड्रोलिसिस हम आप समझते हैं कोई कंपाउंड मिला उसमें वाटर डाल दिया, हाइड्रोलिसिस हो गया सर। तो हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो कार्बन के टेट्रा हैलाइड्स बनते हैं, वो उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। जैसे CCl4 है, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग बात करें बाकी मेंबर का, तो बाकी मेंबर का हाइड्रोलिसिस होता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर CCl4 ले लें, साथ में SiCl4 ले लें, TeCl4 ले लें और SnCl4 ले लें। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए मेंस में कि इसमें कौन सा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, तो CCl4 जो है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। मामला ये आता भैया क्यों नहीं हाइड्रोलिसिस हो सकता? हाइड्रोलिसिस इसलिए नहीं होता कि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है सर। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि वैकेंट d ऑर्बिटल का मतलब यह है कि इनके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जिससे कि वो किसी अतिरिक्त कि कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति आए तो उसको अपने यहां रख सकें। बाकी जो मेंबर होते हैं उनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है जिससे कि वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कार्बन के पास d ऑर्बिटल होता नहीं है, जिसके कारण से वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड नहीं कर पाता। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया है भाई कि इसका किस तरह से हाइड्रोलिसिस होता है। तो हम लोग जानते हैं मामला टेट्राहेड्रल का है, तो इधर 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 हम लोग को क्लोरीन मिल जाएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप भी जानते हो कि यहां पर अगर ये कोई क्यूब है तो जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, अगर एक यहां है तो एक यहां है, एक यहां है तो एक यहां है, और जो सेंटर एटम्स होता है, जो सेंटर एटम होता है वो बीच में बैठा होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यही होता है सर। कुछ इस तरह से इनके पास आपस में बॉन्डिंग भी हुई रहती है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मामला ये था। यहां पे हुआ क्या, यहां पे हमारे पास आ गया है वाटर। वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज वाला जो ऑक्सीजन है और यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इन पर अटैक कर लेता है। क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकता है, ये इनके पास आके कांटेक्ट में आ गया। यहां पर दो प्रोसेस साइमल्टेनियस एक साथ होते हैं। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके यहां से भागता है और ऑक्सीजन उसी समय इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेता है, जिससे कि यहां से H+ निकलता है, यहां से Cl- निकलता है और फाइनली हम लोग के पास यहां पर OH जुड़ जाता है और क्लोरीन अपनी अवस्था में रहते हैं और साथ में हम लोग को यहां पर HCl मिल जाता है। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, जब तक क्लोरीन है तब तक ये रिप्लेसमेंट चलता रहेगा, Cl- जाता रहेगा, OH- आता रहेगा। इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। लेकिन ऐसा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ नहीं हो पाया, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं था कि वो उनको बुला के अपने पास कांटेक्ट में रख सके, तो जिसके कारण से ये आपको ये प्रोसेस नहीं दे पाता, यानी इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता। आगे चलें, तो अभी हम लोग यहां पर टेट्राहेलाइड्स पढ़े। अब मामला आता है थोड़ा डाई हेलाइड्स भी पढ़ा जाए। तो डाई हेलाइड्स की अगर बात करें तो हम लोग को पता है इस ग्रुप के जो भी मेंबर हैं, यहां पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो हम लोग को पता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप के कुछ एलिमेंट तो दिखाते ही नहीं है भाई, यानी कि इनकी तो बात ही नहीं करनी है। अब बात आती है इनकी कि भाई इनकी क्या स्थिति है। तो हम लोग को पता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट,
किसी भी एलिमेंट के जब NH2 का इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड ना हो, केवल P के इलेक्ट्रॉन D के इलेक्ट्रॉन को भेज दे रिएक्शन के लिए, तो इसी को बोलते हैं NH इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी +2 का स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो जर्मेनियम तो बहुत ही कमजोर डाई हैलाइड्स बना पाता है। उसके बाद टीन होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो लेड के डाई हैलाइड्स होते हैं। तो ये हम लोग ने पढ़ा यहाँ पर हाइड्रोजन्स का रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इन ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। आगे चल रहे हैं। अगला हमारे पास आया है कार्बन का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में कार्बन ही स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाता है, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाता है। एनोमलस बिहेवियर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो इस जितने ग्रुप हैं सबके पास स्पेशल कैरेक्टर था और हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया। तो इसमें बहुत कुछ आगे हम लोग को नहीं पढ़ना है, न जाना है, नॉर्मल केवल सुन लेना है। कार्बन स्पेशल प्रॉपर्टी ऐसा इसलिए दिखाता है क्योंकि साइज छोटी होती है भाई, एटॉमिक साइज उनकी छोटी होती है, आयनिक साइज भी इनकी छोटी हो जाती है बाकी एलिमेंट की तुलना में। डी ऑर्बिटल इनके पास नहीं होते हैं, साइज छोटी होती है, जिसके कारण से कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये अच्छा खासा बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसके कारण से इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी अदर्स की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। बोरॉन वाली कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया था ये सब चीजें कि भाई बोरॉन का कैसे क्या क्या चीजें हुई थी, ये सारा चीज मैं आपको रटवाया था। इनके अलावा एक स्पेशल बिहेवियर यहां पर शो करता है कार्बन, जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन जो होती है एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट का खुद के एटम से अटैच्ड होने की। अब मामला ये आता है कि भाई कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी होती है, ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होता है और भी एलिमेंट शो करते हैं, लेकिन उनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी इतनी कमजोर होती है कि वो आपको दिख नहीं पाता, या कह सकता हूं कि ये पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता। हाँ, अब मामला ये आया कि भाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपने पढ़ा दिया कि भाई दो सेम एलिमेंट के एटम आपस में कॉन्टैक्ट जब होते हैं, अटैच जब होते हैं, तो इसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया बाकी भी एलिमेंट दिखाते हैं, लेकिन कम दिखाते हैं, कार्बन ज्यादा दिखाता है। तो यहीं पे एक सवाल नया आया भैया कि कार्बन ऐसा क्यों दिखाता है, आखिर कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा क्यों दिखाता है। यहां पर सारा मामला जो है स्टेबिलिटी की है, या मैं ये कह सकता हूं सारा मामला जो है वो एनर्जी का है। होता कुछ ये है कि जब कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनता है सर, तो उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लगभग 348 किलो जूल पर मोल, 348 किलो जूल पर मोल। कुछ किताबों में डाटा 2, 4, 5, 10 आगे पीछे हो सकता है, मैं एक स्टैंडर्ड डाटा आपको केवल बता रहा हूं। कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी चीजें बदलेंगी। तो यहां पर लगभग 348 किलो जूल का मामला है, 348 किलो जूल पर मोल का मामला है। इतनी तगड़ी बॉन्डिंग जो है ना, वो कहीं और किसी दो एटम के कंबाइन होने पे नहीं बनता। ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी बनते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी कंबाइन होता है, लेकिन उतनी ज्यादा एनर्जी इवॉल्व नहीं होती। और अदर देखेंगे तो 268 होता है, 183 होता है। तो जो एनर्जी होती है इस कार्बन की तुलना में कम इवॉल्व होती है, या कह सकता हूं कि कम एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, जिसकी वजह से कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो केवल कार्बन ही ज्यादा शो कर पाता है। यानी कि ओवरऑल आपको क्या याद रखना है अपने मेन से नीट के लिए, कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड होती है उनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है अदर एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जी के तुलना में। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन। क्योंकि मुझे बताया गया है आप लोग 12 पास आउट हैं, तो कार्बन, ग्रेफाइड, बल्क मुस्टर फ्लोरेंस, ये लगभग आप लोगों ने 12th में पढ़ा था सॉलिड स्टेट में। बल्क मुस्टर फ्लोरेंस नहीं भी पढ़ा होगा, फ्लोरेंस नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन ग्रेफाइड और डायमंड पढ़े होंगे। कहां पढ़े होंगे वहां पे मैं आपको बता रहा हूं। जो भी टीचर आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया होगा वो आपको बताया होगा क्रिस्टल। क्रिस्टल में बताए होंगे 4 टाइप के क्रिस्टल होते हैं। पहला बताए होंगे आयनिक क्रिस्टल, दूसरा बताए होंगे मेटेलिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल।
तो जब टीचर कोवेलेंट क्रिस्टल पढ़ाता होगा या पढ़ाया होगा तो कोवेलेंट क्रिस्टल में यहाँ पर ग्रेफाइट और डायमंड पढ़ाया जाता है। फिलहाल उनकी बात वहीं छोड़ देते हैं, हम लोग अपनी जगह पर आते हैं। हम लोग यहाँ पर डायमंड जा रहे हैं पढ़ने। डायमंड हम लोग के नॉलेज में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में सबसे हार्ड जो होता है वो हम लोग का डायमंड होता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप तो आप भी जानते होंगे, एक ही एलिमेंट के जब एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो जिससे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी कर जाए, केमिकल नहीं सर, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जब वेरी कर जाती है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ये हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर है। यहां पर जो डायमंड होता है, हर डायमंड जो है वो 4 कार्बन एटम से कांटेक्ट में होता है। 4 कार्बन एटम से कांटेक्ट होने का मतलब ये है कि यहां पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका sp3 है। ये एक 3 डायमेंशनल पूरा अरेंजमेंट है। अगर आप लोग ZnS का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड का ये बिल्कुल स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि ये FCC बनता है। FCC के बाद जो टेट्राहेड्रल वायर्स होते हैं उस टेट्राहेड्रल वायर्स में अल्टरनेट वायर्स में जाकर बैठा होता है। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। मैं ये एक यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ साथ देखेंगे, वरना कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या हो गया सर। मेरे पास बच्चा सिंगल एक यूनिट सेल था, मैंने आपको पढ़ाने के लिए मैंने उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे कि आप लोग समझ पाए। आज एटम्स की अरेंजमेंट की बात करें, आप लोग पूरा फिजिकल पढ़ चुके हैं तो आप सॉलिड स्टेट भी पढ़े होंगे। तो FCC की अगर बात करें तो FCC में जो एटम्स होते हैं बेटा वो कॉर्नर्स पे होते हैं। एटम्स कॉर्नर पे होने के साथ साथ फेस पे भी होते हैं। एटम जो हैं वो सारे कॉर्नर और सारे फेस पे हो गए हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वायर और टेट्राहेड्रल वायर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 8 जो होते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वायर्स होते हैं जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं उसके जस्ट नीचे, बिलो इसके जस्ट नीचे 8 हो जाते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वायर्स की बात करें तो एक बॉडी के सेंटर में होता है, बाकी एज के सेंटर पे होता है। तो अगर यहां पर जिंक एटम्स की बात करें तो जिंक के एटम ऐसे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाते हैं। और जब वायर्स की बात है तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर्स में एटम्स होते हैं। तो यहां टेट्राहेड्रल वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वायर्स हैं। लेकिन क्योंकि उसमें अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो जो टेट्राहेड्रल वायर्स में हैं उनको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, डार्क ब्लू। आप इसको देखें, यहां पर एक है तो यहां और यहां नहीं है, एक यहां है, एक इधर है, एक अंदर वाले यूनिट सेल में। तो इस टाइप से डायमंड का स्ट्रक्चर है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। जो एटम्स का अरेंजमेंट है आप देख सकते हो, इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर्स में इनके एटम्स होते हैं। 1 मिनट समय है, आप इसको समझ लीजिए फटाक से, जल्दी समझिए इसको। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे। अगर हम लोग इनके थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बात करते हैं तो ये जो होता है ये बैड कंडक्टर होता है। अब मामला ये आता है कि सर ये बैड कंडक्टर क्यों है?
भाई कार्बन की 4 वैलेंसी थी, चारों वैलेंसी यहाँ पे इंगेज है। जब चारों वैलेंसी इंगेज है जिसके कारण से ये बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एलोट्रोपिक फॉर्म, ग्रेफाइट है। ये इमेज में लिया हूं लेकिन ये इमेज जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा आ गया है, उल्टा आ गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये लेयर वाइज इनका स्ट्रक्चर है, ये लेयर वाइज। ग्रेफाइट में जो कार्बन के अरेंजमेंट होती है एटम्स की, एक ये लेयर है, एक ही दूसरी लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, कुछ इस टाइप से लेयर होती है। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, एक लेयर का बॉन्ड दूसरी लेयर से नहीं होता। यहां पर कोई लेयर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। लेयर के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल होता है सर। जो बॉन्ड बनती हैं वो उस लेयर में, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं, जो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हैं, जो भी होना है इन्हीं में होना है। तो यहां से देखें, जो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच की दूरी है ये 141.5 पिकोमीटर के आसपास है, और एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो दूरी है वो लगभग 340 पिकोमीटर है। अब क्या होता है, एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में कोई बॉन्डिंग तो होती नहीं है, जिससे कि वो स्लीपी होते हैं, यानी कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फिसल सकता है, स्मूथ होता है सर, यहां से ये फिसल सकते हैं। ये जो होता है वो बहुत हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होते हैं। रही बात इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहां पर हर कार्बन जो होता है 3 कार्बन से जुड़ते हैं। तो अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा तो इसकी एक वैलेंसी तो खाली हुई, यानी कि ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में जो कार्बन की वैलेंसी होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, यानी हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। चौथी वैलेंसी इसकी खाली होती है। तो चौथी वैलेंसी खाली होने का कारण ये हो जाता है कि ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट, अगला हमारे पास आया है फ्लोरेंस। ये फ्लोरेंस कुछ नया नहीं होता है, ये क्लास 9-10 में ही बच्चों को कार्बन इस कंपाउंड में ही बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वहां पे पढ़ाने में और यहां से पढ़ाने में अंतर है। फ्लोरेंस कार्बन के जब नंबर आपस में, काफी नंबर ऑफ कार्बन जब आपस में इकट्ठे होके स्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं तो उनको हम लोग फ्लोरेंस बोलते हैं। उस सारे फ्लोरेंस में से केवल एक ही हम लोग को पढ़ना है, बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस। ये बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस है, इसका जो शेप होता है बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है, और यहां पर जो होते हैं वो 60 कार्बन मिलके इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इस बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस में हर कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से जुड़ता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में ये भी आपके sp2 है। लेकिन ग्रेफाइट की तुलना में यहां पर मामला अलग है। ग्रेफाइट और डायमंड के स्ट्रक्चर में जो था, जो कार्बन होता था, उसका लास्ट जो लेयर या अपर जो लेयर होते थे या दाएं बाएं वाले जो लेयर होते थे, उनका लास्ट में वैलेंसी फ्री रह जाती थी, खाली रह जाती थी। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल स्फीयर का फॉर्मेशन किए हैं तो यहाँ पे सब आपस में इंटरलिंकेज है, एक बिल्कुल आपस में कांटेक्ट में सब हैं। यहां पर आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप अगर इस स्ट्रक्चर में देखो तो आपको पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। अगर आप देखिए तो ये आपके पास पेंटागोनल है, 1 2 3 4 5, और इधर बात करें तो हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस जो C60 है उसमें हेक्सागोनल और टेट्रागोनल कितने हैं, पेंटागोनल कितने हैं। तो बेटा जो पेंटागोनल होता है, पेंटागोनल आपके पास 12 है, और अगर आपको हेक्सागोनल बोला जाए तो हेक्सागोनल आपके पास 20 है। अगर आप इसको याद करना चाहो तो मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूं। ये 12 20 एक बार मैं आपको और पढ़ाया, कहां पढ़ाया, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बोरॉन में। वहां 12 कार्बन एटम्स कॉर्नर पर होते थे, उनके 20 फेस होते थे, 12 कॉर्नर 20 फेस, उसको बोलते थे आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। यहां पर बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस में मैंने बताया
कि इनके स्ट्रक्चर में कितने आपको हेक्सागोनल और कितने पेंटागोनल होंगे, तो पेंटागोनल आपको 12 मिल जाएगा, हेक्सागोनल आपको 20 मिल जाएगा। तो ये नंबर ऑफ हेक्सागोनल और ये पेंटागोनल हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए आप। उम्मीद है आप इसको नोट कर लिए होंगे। हम लोग के पास कुछ कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स हैं पढ़ने, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन के और सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को। एक चीज यहां पर हम लोग के पास आती है दिमाग में कि भाई एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन SiO2 जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है। भाई इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त है, मेरे को लगता है लगभग 1600 केल्विन के आसपास का मामला है। तो ये जो होता है वो गैस होता है और ये जो होता है वो सॉलिड होता है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप सोचो और इसका आंसर बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि यहां पर जो कार्बन है वो अपना डाइऑक्साइड बनाता है, गैस होता है, और सिलिकॉन बनाता है, ये सॉलिड होता है। 2 मिनट का हमें समय दिया, आप सोचो और बताइए जल्दी से। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपस में एक ही मॉलिक्यूल में पूरा बॉन्डिंग होती है, लेकिन अगर हम लोग SiO2 की बात करें तो SiO2 का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है सर। एक CO2 मॉलिक्यूल लेंगे तो एक सिंगल CO2 मॉलिक्यूल का यह स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा है। एक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अट्रैक्शन है वो केवल वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन SiO2 की बात करें तो ये बिल्कुल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनते हैं सर, बिल्कुल नेटवर्क। जैसे कि Si है तो यहां पर O, यहां पर O, यहां O, फिर यहां पर Si, फिर यहां पर SiO, Si, कुछ बिल्कुल मतलब नेटवर्क टाइप का ढेर सारे इनके शेप, बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। अब मैं कितना बताऊंगा आपको। तो आपको अगर कोई पूछे भाई CO2 जो है गैस है और SiO2 सॉलिड है, तो आप एक लाइन में बता सकते हो CO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और SiO2 जो है एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर में इनके बीच में बहुत तगड़ा कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसके कारण से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। SO2 में केवल वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण से ये हमको गैस के फॉर्म में मिलते हैं। आगे चल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि इसको समझ में आप लोग मतलब इसको समझ में आया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कलरलेस होता है और थोड़ा पॉइजनस गैस है सर। पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस इसलिए है क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाता है और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ ये करता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको कार्बोनिल हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऑक्सीजन जब ब्लड में जाता है तो वो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उससे लगभग 300 गुना ज्यादा तगड़ा बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में तगड़ा बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण से वो लगातार ब्लड में घुलता जाता है। अब मामला ये है कि भाई हम लोग के नर्वस सिस्टम के थ्रू जो ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे हम लोग प्रॉपर कोई काम करते हैं, अब वहां पे ऑक्सीजन ना पहुंचे, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगा, जिससे अंदर का पूरा मामला गड़बड़ होगा, जिससे कि मिचली आना, उल्टी होना कुछ समय में
आदमी का काम खत्म हो जाना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। रही बात इसके प्रिपरेशन की, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग नॉर्मल कार्बन ले लें और लिमिटेड अमाउंट में इनको ऑक्सीजन दिया जाए, लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पर ऑक्सीजन दिया जाए, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कार्बन है, आप इसको वाटर के साथ हीट करिए तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। इसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। नोट कर लीजिए इसको। आप कोक ले लें और साथ में यहाँ पर वाटर ले लें और साथ में N2 गैस ले लें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 गैस का जो मिक्सचर है, इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस क्यों बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, नाम है लेकिन प्रोड्यूसर गैस। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आपका जो हायर नाइट्रोजन है, जिस स्थिति में इधर थी उसी स्थिति में यहाँ पर है। रिएक्शन वगैरह बैलेंस आप कर लेंगे। तो रही बात इसके कुछ नेचर की, तो नेचर तो मैंने कुछ आपको बता ही दिया कि भाई ये पॉइजनस नेचर की है। इनके आपस में जो अट्रैक्शन वगैरह होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कम है, क्योंकि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड छोटा मॉलिक्यूल है, जिसके कारण से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इनकी कम होती है। दूसरी बात रही कि ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके लिए तो मैं आपको पहले ही दिखाया कि मैंने जिंक ऑक्साइड लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो Zn बनकर यहाँ पर CO2 हो गया। तो यहाँ पे भी आपको मैं दिखाया हूँ कि किस तरीके से जिंक के साथ रिएक्शन कर गया। आपके पास यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, तो ये भी इनके साथ रिएक्शन करता है, Cu बनाकर CO2 बन जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ लिया और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। भाई नुकसानदेह तो है ही है, काफ़ी तगड़ा नुकसानदेह है। हम लोग जो भी फ्यूल यूज कर रहे होते हैं अपने बाइक में या कार में, तो वहाँ पर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोग का जलता है, उससे भी हम लोग का सफिशियंट कंबशन जब नहीं हो पाता तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रहते हैं। और अगर आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो कैटलिस्ट प्रोसेस में बताया गया है कि जो गाड़ी का साइलेंसर होता है उसमें कुछ कैटलिस्ट रखे गए होते हैं, तो ये जिंक ऑक्साइड वगैरह ही वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि आपके कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रॉपर ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। वरना जो बाइक वाइक है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में सभी को काफ़ी नुकसान करेगा। इसलिए जो गाड़ी की साइलेंसर वगैरह होती हैं उसमें सॉलिड फॉर्म में COO वगैरह को रखा जाता है कि जो प्रॉपर कंबशन न हो पाए उसको प्रॉपर कंबशन करके वह आगे कार्बन डाइऑक्साइड ही सिस्टम से बाहर इवॉल्व हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनके कंपाउंड की, तो हम लोग के पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात बोलें तो कार्बन को अगर हम लोग पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो और उसको जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है सर। यहाँ से जो हीट इवॉल्व होता है वो लगभग -393.5 किलो जूल पर मोल होता है। कब? जब आप ग्रेफाइट को जलाते हैं सर। डायमंड को जलाएंगे तो यहीं पे 395 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का एक तरीका और भी है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। अगर हम लोग के पास ऑक्जेलिक एसिड है, अगर आप लोग JEE के क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आप कभी सुने होंगे कि भाई ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग गर्म कर रहे हैं, खासकर POC के प्रॉब्लम में। POC के क्वेश्चन जब आप बना रहे होंगे तो वहां पे आप सुने होंगे कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर।
तो गैसियस वॉल्यूम क्या होगा? तो आपको बता दूं, यहां से एक कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और ये पूरा वाटर। यानी कि अगर ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग ट्रीट करें सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस में, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस हम लोग को देता है। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें, अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें, एक बात मैंने जो भी लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट था सर। ऑक्जेलिक एसिड को जब हम लोग ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड 100 डिग्री सेल्सियस पर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, भूलिएगा नहीं ये चीज। आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग लाइमस्टोन लेते हैं, CO3। इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। हीट काफी हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहां से ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, और यहां से हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड यहां से गैस इवॉल्व हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग इस टाइप से हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। आप कैल्शियम कार्बोनेट को ही HCl के साथ भी ट्रीट कर दीजिए, तो यहां से भी आपको CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां से इवॉल्व हो जाएगा। तो इतने तरीके हैं आपको इनको प्रोड्यूस करने के लिए। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, बड़ा सिंपल सा मामला है, लीनियर इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, दो यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। जो काम का लगे इसमें नोट कर लें सर। अगर हम लोग इनके एसिडिक कैरेक्टर की बात करें सर, तो बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर इनका। बॉडी के अंदर पीएच मेंटेन करने का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इनका। ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, तो यहां पर कार्बोनिक एसिड बनता है। ये कार्बोनिक एसिड जो है यहां पर पार्शली ब्रेक करता है H+ और HCO3- ब्रेक करता है H+ और कार्बोनेट आयन में। हम लोग के बॉडी के अंदर जो पीएच है वो 7.26 से 7.58 के बीच का होना चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे पीएच गया तो ऊपर नीचे पीएच जाने का मतलब है कि आदमी का काम यहां पर खत्म। तो हम लोग के बॉडी के अंदर जो भी पीएच का मामला होता है, इनको यही बैलेंस हम लोग का पीएच कर रहे होते हैं। अगला मामला हम लोग के पास आता है ड्राई आइस का। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म को ही हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को पेपर पर रख लें, अपने हाथ पे रख लें, तो वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट चला जाता है वेपर फॉर्म में, यानी कि इसको ना भीगेगा नहीं ये, इसीलिए हम लोग इसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये सारे हम लोग के पास कंपाउंड थे। सिलिकेट एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, तो सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड है सिलिकेट वगैरह, उनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बने रहिए।